Hi everyone, this is Umesh, your educator from the mathematical thing. Welcome back to my YouTube channel. So आज हम एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए होमवर्क था. चलिए इसे देखते हैं. फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आर्क लेंथ अलग अलग दिया गया है और जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है उसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर. मान लीजिए कि ये हमारा पेंडुलम है और ये ऐसे स्विंग करता है. ठीक है, तो पाथ इसका सर्कुलर होता है. पेंडुलम का लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है, यानी कि ये. ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर है. एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. मान लीजिए कि ये हमारा आर्क लेंथ है ए एंड बी. तो ये जो एंगल बनेगा इस आर्क लेंथ के थ्रू, इस एंगल को फाइंड आउट करना है. अगर ये 75 सेंटीमीटर है तो ये भी 75 होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस वही होगा 75 सेंटीमीटर. ठीक है, सॉल्यूशन पहला नंबर जिसमें हमारा आर्क लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर. L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और रेडियस कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, जो कि पेंडुलम के लेंथ के बराबर है, क्योंकि पेंडुलम ही सर्कुलर पाथ बना रहा है. हमें एंगल निकालना है. एंगल जो निकलेगा वो रेडियन में आएगा. सिंस थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे 10/75. ठीक है, तो ये रेडियन में आया. 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2/15 ये रेडियन में आया. तो यही इसका आंसर हो जाएगा रेडियन में, या फिर आप चाहे तो डिग्री में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यही सही रखना सही है. ठीक है, रेडियन में ही निकालने के लिए बोला गया है. दूसरे नंबर पे चलते हैं. अगर ये आर्क लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर है, L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तब क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू L अपॉन R, यानी कि 15/75, 15 पचे 75 होता है, 1/5 रेडियन. थर्ड नंबर में क्या है, आर्क लेंथ जब 21 सेंटीमीटर हो, L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू L अपॉन R. L क्या है 21 सेंटीमीटर, R है हमारा 75 सेंटीमीटर. 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 7/25 रेडियन. ये हमारा आंसर. तो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो गया. हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं. पहले हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जान लेते हैं. ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है. किसी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसमें साइड्स के बीच रिलेशनशिप होता है. ठीक है, एज ए रेशियो, उन्हीं को हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. आइए समझते हैं. मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री का है, और एंगल C को हम कोई एक एंगल मान लेते हैं थीटा.
तो एक राइट ट्रायंगल में जो नीचे की ओर जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, बेस यानी कि आधार। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बी है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसे पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हर एक राइट ट्रायंगल के लिए ट्रू है, ठीक है। यहाँ से हमें एच भी मिल जाता है, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी नहीं होगा यहाँ, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है पाइथागोरस, ठीक है, ये पाइथागोरस फार्मूला है। तो अब इस ट्रायंगल जो कि राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा यानी कि P बाई एच, जो P बाई एच होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा, चाहे थीटा कितना भी हो, है ना। थीटा कोई सा भी डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45, 60 या कोई और भी हो, बट साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर आएगा। ये एक कांस्टेंट होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो जो एंगल होगा उसके सामने वाला उसके साइन थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये जो कोट थीटा होता है ये टेन का ही रिवर्स होता है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो वो कोट थीटा बन जाता है। इसको अगर आप उल्टा करेंगे कॉस को तो बन जाता है सेक, यानी कि एच अपॉन बी। साइन को अगर आप उल्टा कर दें तो ये बन जाता है कॉसेक थीटा, यानी कि एच अपॉन पी। अब कुछ एंगल हैं, बेसिक एंगल, जिसके ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें याद रखने होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, 60 साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होता है। अब सेम चीज़ कॉस पे जब जाएंगे तो ये वाला जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाता है। जो साइन 0 डिग्री था ना वो चला जाता है कॉस 90 डिग्री में, यानी कि 0, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 0। उसी तरीके से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसमें क्या होगा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। फिर साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, क्योंकि ये बीच में आ रहा है ये एंगल, है ना। जो ऑर्डर हमने चेंज किया इसमें पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 फिर 1 आया, इसमें सेम चीज़ उल्टा हो जाता है, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और 0। अब टेन थीटा कैसे आएगा? साइन बटे कॉस, इसी से आ जाता है टेन थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री में 0। फिर साइन 30 डिग्री में क्या आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1/√3। ऐसे कर करके साइन कॉस टेन के सारे एंगल में मिल जाते हैं। फिर कॉट सेक और कॉसेक, ये तो आपको पता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यहाँ पर लिखा भी है हमने, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा का अगर आप वैल्यू रख दें P/H, इसे रिवर्स करेंगे तो H/P ये आता है। इसी तरीके से बाकी सब
होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें अभी तक हमने एक्यूट एंगल के बारे में जाना था, ठीक है। इसमें जो हम पढ़ रहे थे एक्यूट एंगल के बारे में, इसमें एक राइट ट्रायंगल होता है, एक तो 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि 90 से कम होते हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें ये हर एक एंगल के लिए होता है, इसमें एक्यूट ज़रूरी नहीं है, वो एब्ट्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम मान लेते हैं कि एक यूनिट सर्कल है, लेट ए यूनिट सर्कल in the coordinate axis with center at origin। हमने एक यूनिट सर्कल माना जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, लेट पी ए कॉमा बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। P हमारा एक पॉइंट है सर्कल में जिसका कोऑर्डिनेट है A कॉमा बी। अब ये A कॉमा बी अगर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि OM हमारा A होगा एंड MP हमारा B होगा। यही तो होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस में, ठीक है। ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस है, कोई पॉइंट अगर 2 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 इधर जाते हैं और 1 ऊपर की ओर जाते हैं, और ये हमारा पॉइंट हो जाता है 2,1। तो उसी तरीके से यहाँ पे P का जो कोऑर्डिनेट है A कॉमा B, उसका मतलब है OM यहाँ पर A होगा और PM यहाँ पर B होगा। तो ये A हो गया और ये हो गया हमारा B। मान लेते हैं लेट एंगल POM इक्वल टू x रेडियन, ठीक है। यहाँ पर x वेरी कर सकता है, x जो है वो वेरी कर सकता है, ये जो वेरिएबल हमने उसे लिया है एंगल POM x रेडियन है, रेडियन में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा A है, ये B है, ये C और ये D। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा AP, क्योंकि एंगल जो है ये वाला एंगल है हमारा, ये हमारा एंगल है, तो आर्क लेंथ हमारा ये हो जाएगा ना, ये पूरा AP हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा। सो ये आर्क लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x। अब ये x कैसे हुआ हमारा आर्क लेंथ, याद कीजिए हमने पहले डिस्कस किया था जब हम रेडियन के बारे में पढ़ रहे थे। किसी यूनिट सर्कल में जो आर्क लेंथ होता है, ठीक है, एक यूनिट सर्कल में जो आर्क लेंथ होता है वो आर्क लेंथ उस सेंटर पे उतना ही एंगल, उतना ही रेडियन का एंगल सबटेंड करता है। यानी कि ये अगर यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है, तो इसका जो आर्क लेंथ होगा उतना ही एंगल बनेगा। इसका आर्क लेंथ अगर x है तो यहाँ पर एंगल भी x बनेगा, क्योंकि हमने एंगल को पहले ही मान लिया x रेडियन, हमने इस एंगल को x रेडियन मान लिया। इट मीन्स कि जो आर्क लेंथ होगा वो x होगा, तभी ये रेडियन x रेडियन बना ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। सर्कल हमारा यूनिट सर्कल है, रेडियस हमारा OP कितना हो जाएगा, रेडियस OP इक्वल टू 1, ये तो होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है।
अब हम देखिए क्या करेंगे। सिंस POM इज ए राइट ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर ये जो एंगल है M पर, एंगल PMO ये 90 डिग्री है, इस वजह से ये राइट ट्रायंगल होगा। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इस पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन कौन सा लगाएंगे? साइन एक्स लगाएंगे। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स बराबर क्या होता है? P/H। P क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या? इस ट्रायंगल में हम इस एंगल को ले रहे हैं एक्स, साइन एक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा हमारा PM और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? PO। यानी कि साइन एक्स बराबर हो जाएगा PM अपॉन PO। PM हमारा क्या है? PM हमारा है B एंड OP हमारा है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? साइन एक्स बराबर B। सो साइन एक्स इक्वल टू B आ गया। अब हम चलते हैं कॉस एक्स की ओर। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या है? बेस है OM, हाइपोटेनियस है OP। ठीक है, OM इक्वल टू है A और OP इक्वल टू है 1। OP हमारा रेडियस है इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि कॉस एक्स इक्वल टू हो जाता है A। ठीक है, साइन एक्स हो गया B, कॉस एक्स हो गया A। अगेन इसी ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे? इन ट्रायंगल POM बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस क्या है? OP। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। तो OP हमारा है 1 जो कि रेडियस है, तो 1 का स्क्वायर। PM हमारा क्या है? PM हमारा है B का स्क्वायर और MO है हमारा A स्क्वायर। इट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। अब A क्या है हमारा? कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का स्क्वायर। B क्या है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से पता चलता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया कि एक्स चाहे कोई भी एंगल हो। ठीक है, एक्स चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो या एब्ट्यूस हो, अगर एक्स यहाँ पर 0 भी होगा ना तब भी ये वाला रिलेशन ट्रू होगा, क्योंकि एक्स जब 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स तो 0 हो जाएगा, बट कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। कॉस 0 डिग्री पर 1 वैल्यू आता है। तो ये हमेशा ट्रू है ये रिलेशन, चाहे एक्स कुछ भी एंगल हो, 0 डिग्री हो या 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम जानते हैं क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में। क्वाड्रेंटल एंगल होता क्या है? एंगल विच आर इंटीजरल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। यानी कि π/2 जो है उसका इंटीजरल मल्टीपल। इंटीजरल मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0, ±1, ±2, ±3। इनका जो मल्टीपल होगा π/2 से वो कहलाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। तो कौन कौन सा आएगा क्वाड्रेंटल एंगल? π/2 है, अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 तो इंटीजर है तो हो जाएगा 0। इट मीन्स जो 0
डिग्री बोलिए या 0 रेडियन, ये हमारा क्वाड्रेंटल एंगल हो जाएगा। फिर π/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो आएगा हमारे पास π/2। तो π/2 जो एंगल है ये खुद हो जाएगा एक क्वाड्रेंटल एंगल। अगर π/2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते तो -π/2 आता, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होता। उसी तरीके से अगर हम π/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 भी तो इंटीजर है, तो 2 कैंसिल होके एंगल बच जाएगा हमारे पास क्या, पाई रेडियन। ये जो पाई रेडियन है यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल। उसी तरीके से 3π/2 यानी कि 3 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 3 है, 3 एक इंटीजर है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे π/2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4, तो 2π आएगा, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरीके से 5π/2, 3π, 7π/2 ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल बनते हैं। तो क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में हम इसलिए जानें क्योंकि आगे हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कि इसमें समझते हैं, ये जो हमने यूनिट सर्कल माना था इसमें ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अगर लाइन रोटेट ही नहीं करता है तो ये 0 डिग्री होगा। अगर लाइन रोटेट करता है इतना तो ये 90 डिग्री या π/2। फिर अगर ये रोटेट करता है फिर से π/2, अब देखेंगे कि यहाँ से π/2 रोटेट किया, फिर π/2 बढ़ाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे पाई पर, फिर π/2 बढ़ाएंगे तो पहुँच जाएंगे 3π/2 पर, यानी कि 270 डिग्री। फिर π/2 रोटेट करेंगे तो पहुँच जाएंगे 2π पे। तो ये जो एंगल है ना, इन्हीं को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहाँ पर हम जानेंगे ABCD का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। अगर रेडियस 1 है तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0। B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 1, ठीक है। 1 क्यों हो रहा है पता है ना, क्योंकि यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, यानी कि ये यहाँ तक 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो y एक्सिस में है, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का 1 होगा, इसीलिए ये 0, 1 हुआ। उसी तरीके से C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, 0। D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -1। तो ABCD का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, C and D are respectively 1, 0, 0, 1, -1, 0 and 0, -1। तो अब क्वाड्रेंटल एंगल जो है उस पे हम साइन कॉस टेन इनके वैल्यूज पता करेंगे। पहले साइन और कॉस को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोऑर्डिनेट हम देख लिए थे, ABCD का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है। अब उस फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, सिंस वो फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली इस फिगर के लिए है। वो क्या था, साइन x बराबर b था एंड कॉस x बराबर a था। ये हम देख चुके थे ऊपर, ठीक है, कैसे आया था वो देख चुके थे। क्योंकि p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला लगाने से ये हमें मिल रहा था साइन x = b एंड कॉस x = a, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो एंगल है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। ये जो लाइन है OP ये रोटेट कर सकता है, तो उस हिसाब से P जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है,
ये मूव करेगा, मूव करके ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है पी ए कोमा बी, तो ए कोमा बी इसका कोऑर्डिनेट है, आर्बिट्रेरी है, लेकिन जब पी यहाँ पर आ जाएगा, बी के साथ मिल जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, जो कि ये है, यानी कि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? सो जब पी हमारा ए पर होगा, व्हेन पी ए कॉमा बी इज एट ए 1,0 है ना। पी जब हमारा ए के साथ मिल जाएगा, उस केस में एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 रेडियन या 0 डिग्री बोलिए, ठीक है। तो इस केस में ए जो है, ए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड बी हो जाएगा 0। ये जो कोऑर्डिनेट है ना, यहीं से ये आया है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों मिल जा रहे हैं आपस में, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बी 0 हो जाएगा, ठीक है। और उस केस में जो हमारा एंगल होगा एक्स, वो 0 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इस केस में हो जाएगा हमारा 0 एंड कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा हमारा, ए है ना, कॉस एक्स इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू 1, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक्स यहाँ पर 0 है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 के लिए साइन एक्स 0 एंड कॉस एक्स 1। समझ रहे बात को? सो इससे ये पता चलता है कि साइन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स 0 हो रहा है, तो साइन 0 इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। ये दो चीज़ पता चल गया हमें 0 डिग्री के लिए या 0 रेडियन के लिए, जो कि एक क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। हम बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल पे साइन एंड कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं, जब ये पॉइंट पी ए के साथ मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब ये पॉइंट पी बी के साथ मिलेगा तब क्या होगा। व्हेन पी ए कॉमा बी इज एट बी 0,1, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री और π/2, दोनों एक ही बात है, π/2 बोलिए या 90 डिग्री बोलिए। एंड कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ पे 0,1 हो जा रहा है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री है एक्स का वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या है, या इसे लिखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, साइन एक्स इक्वल टू बी है, तो साइन 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री है और बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है 1, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। और ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे डिस्कस किया, और क्लास 10 में भी आप पढ़ चुके होंगे फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी ये 1 ही आ रहा है। कॉस एक्स इक्वल टू होता है ए, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 0। तो ये चीज़ अब हमें पता चल गया कि साइन 90 डिग्री 1 एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है। 0 डिग्री पे हमने देख लिया, 90 पर भी हमने देख लिया, ये दोनों ही क्वाड्रेंटल एंगल हैं। अब हम देखेंगे किस पे, 180 डिग्री या पाई पे। व्हेन पी ए कॉमा बी इज एट सी -1,0, इस केस में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और पाई, एंड ए इक्वल टू हो जाएगा -1, बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो साइन एक्स इक्वल टू होता है बी, एक्स कितना है इस बार 180 डिग्री है, यानी कि पाई है, तो साइन पाई बराबर
या इसे लिखिए 180 लिख दीजिए या साइन पाई लिखिए। तो b का वैल्यू यहाँ पे 0, यानी कि 180 डिग्री या पाई पे कितना होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है। फिर cos x इक्वल टू a होता है, तो cos 180 डिग्री या cos पाई बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट बचता है कौन सा, when p a, b is at d 0, -1 x इक्वल टू 180 कितना हो जाएगा, ये 270 डिग्री और 3π/2। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1। तो साइन x इक्वल टू b होता है। यहाँ से पता चलता है कि साइन x का वैल्यू कितना है, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री पे, और b का -1 यानी कि साइन 270 डिग्री पे वैल्यू -1 होगा। एंड cos x इक्वल टू होता है a, तो cos 3π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 4 हो गए a b c d पे। अब फाइनली जब हम फर्दर इसे रोटेट करेंगे तो वापस हम पॉइंट ए पर पहुंच जाएंगे, जो कि हो जाएगा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। इसी को 2π भी बोलते हैं, तो इस पर भी हम चेक कर लेते हैं 2π पर क्या हो रहा है। व्हेन p a, b इज एट a 1, 0। पहले हम देख चुके थे ये when p a, b is at a 1, 0, लेकिन ये था ऐसे वाला रोटेशन उल्टी दिशा में, मतलब ये रोटेट ही नहीं कर रहा था। ये मान लीजिए कि p जो है यहाँ पर है, अभी ये एक बार भी रोटेट नहीं किया है, ये यहीं से स्टार्ट कर रहा है। अब जब ये पूरा रोटेट करके हम वापस आएंगे तो हम इसे बोलेंगे क्या, 360 डिग्री का रोटेशन। तो x कितना हो जाएगा, 360 डिग्री और 2π। a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा 0। तो साइन x इक्वल टू b होता है साइन 2π क्या हो जाएगा, 0। cos x इक्वल टू a होता है, तो cos 2π इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस पर अभी और भी डिस्कशन बाकी है, इस पर और भी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे इस लाइन पर, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इस पर साइन का वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर जब है इस पॉइंट पर 0 डिग्री पर, तो साइन का वैल्यू 0 ही है। जब ये रोटेट करके यहाँ आ रहा है 180 डिग्री पे, तो यहाँ पर भी साइन का वैल्यू 0 ही है। वापस रोटेट करके यहाँ पर आ रहा है तो फिर भी 0 है। ये कितनी बार भी रोटेट करे, इस लाइन पर साइन का वैल्यू हमेशा 0 डिग्री ही होता है। और कोस का इस लाइन पर क्या होता है, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इधर आता है तो -1 हो जाता है, फिर यहाँ पर आता है तो 1 होता है, फिर यहाँ आता है तो -1 हो जाता है। ऐसे कर करके ये रिपीट होता रहता है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।